एक में जिसमें Cl हो सकता है फ्री हो, यानी वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से बाउंड नहीं है, और कुछ में जिसमें क्लोरीन आपके कोवेलेंट बॉन्ड से सेंट्रल एटम से बाउंड है। वेलकम टू प्लूटो स्टेम। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो है वर्नर्स थ्योरी। सो वर्नर थ्योरी बताता क्या है? वर्नर थ्योरी बेसिकली फाउंडेशन रखता है। जितनी भी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एनसीईआरटी में या जितने भी डिफरेंट बोर्ड्स में हम पढ़ते हैं, वो पूरे की पूरा जो फाउंडेशन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, वो वर्नर के द्वारा रखा गया था। तो वर्नर थ्योरी में होता क्या है? तो एक दिन हुआ ये कि वर्नर अपनी लैब में एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या लिया, कॉमन सॉल्ट लिया कोबाल्ट क्लोराइड का, और उन्होंने सॉल्वेंट रखा अमोनिया का। नाउ उन्होंने जब पहली बार कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट लिया और उन्होंने रिएक्शन कराई जब Ag+ के साथ, तो उन्हें एक वाइट पीपीटी मिली, और उस वाइट पीपीटी को उन्होंने जब चेक किया तो वो अराउंड 2 मोल की फॉर्मेशन में हुआ। जब उन्होंने दोबारा किया, इस बार सोल्यूशन को थोड़ा सा डाइल्यूट किया, Ag+ के साथ रिएक्ट किया, तो उनको 1 मोल Ag मिला, दोबारा वाइट पीपीटी मिल गई। बट फर्दर डाइल्यूशन के बाद जब उन्होंने रिएक्ट किया Ag+ के साथ, तो उन्हें कोई वाइट पीपीटी नहीं मिली। तो उनके मन में ये सवाल आया कि जब मैं सेम बेसिक सॉल्ट लेकर चल रहा हूं, तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सेम सेट ऑफ कंडीशंस में मुझे जो कंपाउंड है, जो बाय प्रोडक्ट जो आपको पीपीटी मिल रही है, वो कुछ केस में बहुत ज्यादा मिल रही है, कुछ में कम मिल रही है, और कुछ में नहीं मिल रही है। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो मैं कंपाउंड डील कर रहा हूं ना, इसमें एक से ज्यादा तरह की बॉन्ड्स एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं इस कोबाल्ट क्लोराइड के लिए, जिसमें आपका कोई भी पीपीटी नहीं मिली, उस केस में क्या है कि जितने भी Cl और कोबाल्ट से बाउंड है, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बाउंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बाउंड है। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होती क्या है? वेट, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये देखिए, पहला केस क्या है? पहले केस में हमारे पास ये है, हमारे पास 2 कार्बन एटम है। एक कार्बन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड के लिए और दूसरे ने 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिया। इस तरह से आपकी एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बट जब किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जो कंट्रीब्यूटिंग एटम्स हैं, अगर वो सिर्फ एक ही स्पीशीज कंट्रीब्यूट कर रही है बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे इस कार्बन में बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एक सिंगल कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो 2 के बीच शेयर होंगे, और इसको बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। तो उन्होंने देखा कि यहां पर 2 तरह की वैलेंसी रही होंगी, 2 तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन रही होगी। एक में जिसमें Cl हो सकता है फ्री हो, यानी वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से बाउंड नहीं है, और कुछ में जिसमें क्लोरीन आपके कोवेलेंट बॉन्ड से सेंट्रल एटम से बाउंड है। जिस केस में, जैसे लास्ट वाले केस में, कोई भी Cl जो दिख रहा है मुझे, वो फ्री फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये सब के सब कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। इस वजह से Ag+ के रिएक्शन पर कोई भी AgCl की पीपीटी नहीं बनी, और ना ही मुझे कुछ कलर नजर आया। सो वर्नर ने उस चीज को समझाने के लिए अपनी पहली बार थ्योरी रखी, जो हमारी फाउंडेशन है पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, जो एक्सप्लेन करता है that the ligand in the coordination compounds, the ligands in the coordination compounds have 2 types of valencies, one primary, second is secondary valency। अब होता क्या है, जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं वो आपकी आयनाइजेबल होती है। आयनाइजेबल का मतलब, अगर मैं उन्हें किसी सॉल्वेंट में डालूं तो वो टूटकर अलग हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पुराने केस की बात करूं, लेट्स सपोज जहां पर मुझे 1 मोल AgCl मिला था, वो कुछ इस तरह का रहा होगा। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्हें पता लगा वो कुछ इस तरह का रहा होगा, जिसको अगर मैं किसी सॉल्वेंट में, ये क्या है, सॉल्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की फॉर्म में, जैसे ही मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करता हूं, तो ये मुझे एक Cl- जनरेट करता है, जो Ag+ के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है आपका AgCl। ये क्या हुआ, आयनाइज हो गया। जिस सॉल्ट के साथ ये जुड़ा हुआ था उससे टूटकर अलग होकर इसने आयन बना लिया, इसलिए Ag+ के साथ रिएक्ट कर पाया और सॉल्ट बना लिया।
तो आपकी जितनी भी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, और उन्हें सेटिस्फाई कौन करता है? ज्यादातर तो नेगेटिव चार्ज करते हैं, पर कुछ केसेस में पॉजिटिव चार्ज आयंस भी कर सकते हैं। और द प्राइमरी वैलेंसीज इक्वल टू वैलेंसी is equal to oxidation number of the complex। वही, ठीक है। तो इस तरह से हमारी आयनाइजेबल वैलेंसीज की बात करते हैं। वहीं जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो नॉन आयनाइजेबल, मतलब अगर मैं उन्हें किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा हूं तो वो आयन फॉर्म नहीं करती, और इन्हें सेटिस्फाई करने के लिए हमें चाहिए या तो नेगेटिव आयंस या फिर न्यूट्रल चार्ज मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पर अमोनिया एक न्यूट्रल चार्ज मॉलिक्यूल है और Cl- एक आयन है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल चाहिए हो सकते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज आयन है। अब कितनी सेकेंडरी वैलेंसीज एक सेंट्रल एटम रख सकता है ये बताता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कितनी तरफ से वो मेटल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर सकता है। तो जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो हमेशा आपके सेंट्रल आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। इन दो पॉइंट्स को समझाने के बाद जब उन्होंने फर्दर स्टडी की तो उन्होंने एक चीज और पाई कि जितने भी लिगेंड्स हैं जो सेंट्रल एटम से बाउंड है सेकेंडरी वैलेंसीज के थ्रू, उन सबकी 3 डायमेंशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री का मतलब मैं जो बात कर रहा हूं, जैसे कि टेट्राहेड्रल, ये ज्योमेट्री है। ओके, आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, प्लेनर, एंड देन वी हैव ऑक्टाहेड्रल। ये आपकी ज्योमेट्रीज है। ज्योमेट्रीज और शेप में फर्क होता है। शेप के लिए आप लोन पेयर्स को काउंट नहीं करते, पर जब किसी चीज की ज्योमेट्री को बताने के लिए हम उनके लोन पेयर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी उनकी 3 डायमेंशन में कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट होती है, यानी वो एक मॉलिक्यूल को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ अरेंज करते हैं। जैसे इस केस में ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो सेंट्रल एटम से बाउंड है, ये एक कोऑर्डिनेट ये बना रहे हैं एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो कुछ इस शेप का है, और ऐसा ये एक नीचे पिरामिड बन रहा है। ये है आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। लास्ट में क्या बताया मैंने? ओके, दिस वाज अबाउट इट। सो वर्नर ने ये सारी बेसिक फाउंडेशन तो रख दी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं, बॉन्डिंग होती कैसी है, कितनी तरह की वैलेंसीज होती है, अरेंजमेंट क्या होती है। पर इस सबके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें थी जो वर्नर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ज्योमेट्री आ रही है तो उसका रीजन क्या है। जैसे अगर वर्नर ने बोल दिया कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, बट दिस ही फाउंड यूजिंग एक्सपेरिमेंट, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था कि अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट में ले रहा हूं तो उसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, और ज्योमेट्री हो रही है तो उस ज्योमेट्री की रीजन क्या है, बॉन्डिंग हो किस तरह से रही है, क्या हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हो रही है, क्या आयनिक बॉन्डिंग की तरह हो रही है। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा वो ये भी नहीं समझा पाए कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे पास बनते हैं उन सब में काफी ज्यादा कलरफुल कलर आता है। कई तो बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं, बहुत ब्राइट, और कुछ में कलर नहीं होता। तो आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर का रीजन क्या है, ये सारी चीजें वो नहीं बता पाए। Okay, so that's about it. Thanks you for joining us. Please like and share and subscribe.